इतिहास गवाह है कि दुनिया को तलवारों से ज्यादा विचारों ने बदला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक विचार पैदा कैसे होता है? क्या वो आसमान से गिरता है? नहीं, वो पैदा होता है भूख से, अपमान से, गरीबी से और कभी-कभी बेइंतहा मोहब्बत से। आज हम जिस शख्स की कहानी शुरू करने जा रहे हैं, वो कोई मसीहा नहीं था। वो एक आम इंसान था। एक ऐसा इंसान जो जवानी में शराब के नशे में धुत रहता था, जिसने अपने पिता का दिल दुखाया, जो पुलिस से झगड़ता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बिगड़ैल लड़के को दुनिया का सबसे बड़ा विचारक बना दिया। एक ऐसा आदमी जिसके पास अपनी बेटी को दफनाने के लिए कफन के पैसे नहीं थे, लेकिन जिसकी कलम ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों की नींव हिला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की। यह कहानी सिर्फ एक कम्युनिस्ट की नहीं है। यह कहानी एक पिता, एक प्रेमी और एक संघर्ष करने वाले इंसान की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिस्कवर विद निखिल पर। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकल रहे हैं। यह एक सीरीज है जिसमें हम कार्ल मार्क्स की पूरी जिंदगी को डिकोड करेंगे। अक्सर हम मार्क्स को सिर्फ उनकी भारी भरकम किताबों या राजनीति के चश्मे से देखते हैं, लेकिन आज हम उन किताबों को किनारे रखकर उस इंसान को देखेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एक अमीर घर का लड़का गरीबी के दलदल में फंसा, कैसे उसने अपनी बचपन की दोस्त जेनी के लिए पूरी दुनिया से बगावत कर दी और कैसे उसके दिमाग में वो ख्याल आया जिसने 20वीं सदी का नक्शा ही बदल दिया। यह कहानी लंबी है, गहरी है और बहुत इमोशनल भी है। इसीलिए हमने इसे 2 भागों में बांटा है। यह पार्ट 1 है जिसमें हम उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी के संघर्षों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों में दबी ऐसी ही बेहतरीन कहानियां हम आप तक लाते रहें, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दें और डिस्कवर विद निखिल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक हमें बहुत हिम्मत देता है। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी के जर्मनी में। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है जर्मनी के एक बहुत ही खूबसूरत और पुराने शहर टियर में। तारीख थी 5 मई 1818। इसी दिन कार्ल हेनरिक मार्क्स का जन्म हुआ। मार्क्स का जन्म जिस घर में हुआ वो गरीबी में नहीं था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स शहर के एक जाने माने और रसूखदार वकील थे। उनके पास पैसा था, इज्जत थी और समाज में रुतबा था। लेकिन इस सुख शांति के पीछे एक बहुत बड़ा डर छिपा था। मार्क्स का परिवार असल में यहूदी था। उनकी पिछली कई पीढ़ियां रब्बी यानी धर्मगुरु रही थीं। लेकिन उस समय जर्मनी, जो तब प्रोएशिया का हिस्सा था, वहाँ यहूदियों के लिए अच्छे हालात नहीं थे। सरकार ने एक नया कानून निकाल दिया था कि कोई भी यहूदी सरकारी नौकरी या वकालत नहीं कर सकता। सोचिए मार्क्स के पिता पर क्या गुजरी होगी। अपनी मेहनत से बनाई गई वकालत, अपना करियर, अपने बच्चों का भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा था। उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो अपना धर्म बचाएं और गरीब हो जाएं, या फिर धर्म बदल लें और अपना करियर बचाएं। हेनरिक मार्क्स एक व्यवहारिक इंसान थे। उन्होंने तर्क को चुना। कार्ल मार्क्स के जन्म से ठीक पहले उनके पिता ने यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। यह घटना कार्ल मार्क्स के जीवन की पहली बड़ी घटना थी, जिसने अनजाने में ही सही लेकिन उन पर गहरा असर डाला। मार्क्स ने बचपन से ही देखा था कि धर्म इंसान की मजबूरी बन सकता है। शायद यही वो बीज था जिसने बाद में उन्हें यह कहने पर मजबूर किया कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। बालक कार्ल अपने 9 भाइयों बहनों में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन वो अपने पिता के सबसे लाडले थे। पिता हेनरिक को लगता था कि कार्ल के अंदर कुछ खास है। उसका दिमाग बहुत तेज था, वो सवाल बहुत पूछता था। पिता ने कार्ल को बचपन से ही आज़ाद ख्यालों वाली किताबें पिलाई। उन्होंने उसे वोल्टेयर और कांट जैसे दार्शनिकों के बारे में बताया। एक तरह से मार्क्स का दिमाग उनके पिता ने ही तैयार किया था, लेकिन पिता को यह नहीं पता था कि जिस दिमाग को वो इतना तेज कर रहे हैं, कल वही दिमाग उनकी सबसे बड़ी चिंता बन जाएगा। साल 1835। कार्ल मार्क्स अब 17 साल के हो चुके थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। पिता का सपना था कि बेटा भी बड़ा होकर वकील बने, खूब पैसा कमाए और परिवार का नाम रोशन करे। इसी सपने के साथ उन्होंने कार्ल को बोन यूनिवर्सिटी भेजा। दोस्तों, जब एक 17 साल का लड़का पहली बार घर से दूर आज़ाद होता है, तो अक्सर क्या होता है? वही हुआ जो अक्सर होता है। बोन यूनिवर्सिटी जाकर कार्ल मार्क्स ने किताबों से नाता तोड़ लिया और बोतल से नाता जोड़ लिया। वो ट्राई ट्रेवन क्लब नाम के एक ग्रुप में शामिल हो गए। यह ग्रुप पीने पिलाने और हंगामा करने के लिए मशहूर था। मजे की बात यह है कि कुछ समय बाद मार्क्स को इस पीने वाले क्लब का को प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। कल्पना कीजिए, वो कार्ल मार्क्स जिनकी फोटो आज हम गंभीर चेहरे और बड़ी दाढ़ी के साथ देखते हैं, वो अपनी जवानी में शराब के नशे में सड़कों पर शोर मचाते फिरते थे। बात सिर्फ शराब तक नहीं थी। मार्क्स झगड़ालू भी हो गए थे।
उस समय यूनिवर्सिटी के छात्रों में द्वंद्व युद्ध का बहुत चलन था, यानी तलवारबाजी से लड़ाई करना। मार्क्स ने भी एक चैलेंज स्वीकार किया। इस लड़ाई में उनकी बाईं आंख के ऊपर एक गहरा घाव लगा। वो बाल बाल बचे। मार्क्स बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे थे। वो अपने पिता से लगातार पैसे मांगते। उनके पिता हेनरिक, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, उसे खत लिखते, मेरे प्यारे कार्ल, तुम पैसे पानी की तरह बहा रहे हो। जितना पैसा तुम एक महीने में उड़ा देते हो, उतने में अमीर घरों के लड़के पूरा साल गुजार लेते हैं। क्या तुम सिर्फ मजे के लिए वहां गए हो? पिता के खतों में चिंता थी, दर्द था। उन्हें डर लगता था कि उनका होनहार बेटा हाथ से निकल रहा है। और वाकई मार्क्स हाथ से निकल चुके थे। पुलिस ने उन्हें रात में शोर मचाने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया था। जब पिता ने देखा कि बोन यूनिवर्सिटी में काल बिगड़ रहा है, तो उन्होंने एक सख्त फैसला लिया। उन्होंने काल को वहां से बुला लिया और जर्मनी की सबसे सख्त और गंभीर यूनिवर्सिटी में भेजने का फैसला किया, बर्लिन यूनिवर्सिटी। पिता ने सोचा, बर्लिन का माहौल गंभीर है, वहां काल सुधर जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, बर्लिन में काल सुधरेगा नहीं, बल्कि पूरी तरह बदल जाएगा। एक ऐसा बदलाव जो पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर एक मिनट रुकते हैं। अभी तक हमने देखा एक बिगड़ैल कार्ल मार्क्स को, लेकिन अब बर्लिन में उनकी मुलाकात एक ऐसी चीज से होने वाली थी जो शराब के नशे से भी ज्यादा नशीली थी, और वो थी फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र। यहीं से एक क्रांति का जन्म होने वाला है। अगर आपको यह कहानी सुनने में मजा आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम इतनी ही रिसर्च के साथ आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। डिस्कवर विद निखिल को आपका प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बर्लिन, यह शहर बोन जैसा नहीं था। यहाँ हवा में मस्ती नहीं, विचार तैरते थे। जब मार्क्स बर्लिन पहुंचे तो उन्होंने कानून यानी लॉ की पढ़ाई शुरू की। जब उनका मन नहीं लगा, उन्हें लगा कि कानून तो सिर्फ नियमों की एक किताब है, लेकिन असली सवाल तो यह है कि नियम बनाता कौन है। यहीं पर मार्क्स की मुलाकात एक ऐसी आत्मा से हुई जो मर चुकी थी, लेकिन जिसके विचार पूरे बर्लिन पर राज करते थे। वो नाम था जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। हीगल जर्मनी के एक महान दार्शनिक थे। उनकी बातें बहुत जटिल थी। वो कहते थे, दुनिया सीधी नहीं चलती, दुनिया टकराव से चलती है। एक विचार आता है, फिर उसका विरोधी विचार आता है, और दोनों के टकराने से एक नया सच निकलता है। इसे डायलेक्टिक्स कहते थे। मार्क्स इस विचार से पूरी तरह सम्मोहित हो गए। उन्होंने कानून की किताबें किनारे फेंक दी और दिन रात दर्शन शास्त्र पढ़ने लगे। वो इतना पढ़ने लगे कि बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें शहर से दूर आराम करने भेजा, लेकिन वहां भी वो किताबें ही पढ़ते रहते। बर्लिन में मार्क्स एक ग्रुप में शामिल हुए जिसे डॉक्टर्स क्लब कहा जाता था। यह कोई डॉक्टरों का ग्रुप नहीं था, बल्कि उन नौजवानों का अड्डा था जो हीगल के विचारों पर बहस करते थे। इन्हें यंग हीगेलियंस कहा जाता था। यहाँ मार्क्स ने बहस करना सीखा। वो अपनी बातों को इतनी मजबूती और तीखेपन से रखते थे कि लोग उनसे डरने लगे। उनके दोस्तों ने उनके बारे में एक कविता भी लिखी थी, देखो वो आ रहा है, गुस्से में लाल, जैसे उसके बालों में तूफान फंसा हो। मार्क्स अब बदल चुके थे। अब वो क्लबों में शराब पीने वाले लड़के नहीं थे। अब वो एक ऐसे नौजवान थे जो भगवान, धर्म और राजा की सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस लिखी, जिसमें उन्होंने धर्म की आलोचना की। उनके पिता यह सब दूर से देख रहे थे और डर रहे थे। 1838 में जब मार्क्स सिर्फ 20 साल के थे, उनके पिता हेनरिक मार्क्स का निधन हो गया। पिता की मौत ने मार्क्स को गहरा झटका दिया। वो अपने पिता की तस्वीर हमेशा अपनी जेब में रखते थे। पिता के जाने के बाद मार्क्स पर अब कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन साथ ही पैसे की सप्लाई भी बंद हो गई। अब मार्क्स को अपनी जिंदगी खुद चलानी थी, लेकिन इससे पहले वो कैरियर बनाते, उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेना था, प्यार के लिए। दोस्तों, कार्ल मार्क्स की शख्सियत बहुत सख्त थी, लेकिन उनके दिल का एक कोना बहुत नर्म था। वो कोना था जेनी वॉन वेस्टफैलन के लिए। जेनी और मार्क्स की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। जेनी मार्क्स से उम्र में 4 साल बड़ी थी। वो टियर शहर की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। लोग उन्हें बैलरूम क्वीन कहते थे, और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही ऊंचे खानदान से थी। उनके पिता एक बड़े सरकारी अधिकारी थे। उनका उठना बैठना राजाओं और अमीरों के बीच था। दूसरी तरफ मार्क्स एक यहूदी मूल का लड़का, जो उम्र में छोटा था, जिसके पास कोई ढंग की नौकरी नहीं थी और जो अब बागी होता जा रहा था। समाज की नज़र में यह जोड़ी असंभव थी। जेनी के लिए रिश्ते रईस जादू और अफसरों के आते थे, लेकिन जेनी को मार्क्स की बुद्धिमत्ता, उसके जुनून और उनकी बातों से प्यार हो गया था। बचपन में मार्क्स और जेनी साथ खेलते थे, लेकिन जवानी तक आते आते
यह दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। जब मार्क्स बर्लिन में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने जेनी से चुपके से सगाई कर ली। यह सगाई एक बहुत बड़ा राज थी। अगर जेनी के परिवार को पता चलता तो भूचाल आ जाता। मार्क्स ने जेनी के लिए कविताओं की 3 किताबें लिखी। हाँ दोस्तों, दास कैपिटल लिखने वाले मार्क्स ने प्यार में कविताएं भी लिखी थी। अपनी एक कविता में उन्होंने लिखा, जेनी, अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ये शब्द भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरा प्यार शब्दों से कहीं गहरा है। 7 साल, पूरे 7 साल तक उन्होंने इंतजार किया। इस दौरान मार्क्स ने अपनी पढ़ाई पूरी की। जेनी के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनके भाई तो मार्क्स को देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जेनी चट्टान की तरह खड़ी रही। उन्होंने अपने ऐशो आराम की जिंदगी को ठुकरा दिया। आखिरकार जून 1843 में तमाम विरोधों के बावजूद कार्ल मार्क्स और जेनी की शादी हो गई। जेनी ने जब मार्क्स का हाथ थामा तो उन्हें पता था कि आगे का रास्ता फूलों वाला नहीं, कांटों वाला है। और वाकई शादी के कुछ महीनों बाद उनकी परीक्षा शुरू हो गई। शादी के बाद मार्क्स को नौकरी की जरूरत थी। प्रोफेसर बनने का सपना उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी अब उनके जैसे बागी विचार वाले लोगों को नौकरी नहीं देती थी। तो मार्क्स ने कलम उठाई और पत्रकार बन गए। उन्होंने कोलन शहर के एक अखबार राइनिशे जाउटुंग में एडिटर की नौकरी कर ली। यहीं इसी अखबार के दफ्तर में बैठकर मार्क्स का सामना पहली बार असली दुनिया से हुआ। अब तक वो किताबों में खोए थे, लेकिन अब उन्होंने जमीन की हकीकत देखी। उस समय एक अजीब कानून आया था, जंगलों से लकड़ी बिनने का कानून। पहले गरीब लोग जंगल से टूटी हुई लकड़ियां बिनकर अपना चूल्हा जलाते थे, लेकिन अब सरकार ने यह कह दिया कि जंगल की टूटी हुई लकड़ी पर भी जमींदार का हक है। अगर कोई गरीब लकड़ी उठाता तो उसे चोर माना जाता और जेल में डाल दिया जाता था। मार्क्स का खून खौल उठा। उन्होंने अपने अखबार में इस कानून के खिलाफ धुआंधार लेख लिखे। उन्होंने पूछा, यह कैसा न्याय है जो गरीब को जिंदा रहने की सजा देता है और अमीर की तिजोरी भरता है। उनके लेख इतने तीखे थे कि अखबार की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ी। लोग मार्क्स को पढ़ने लगे, लेकिन सरकार की नज़रों में मार्क्स खटकने लगे। क्रोएशिया की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक 24 साल का लड़का उन्हें चुनौती दे। सेंसरशिप लगा दी गई। पुलिस अखबार के दफ्तर में बैठकर हर एक शब्द चेक करने लगी, लेकिन मार्क्स फिर भी नहीं रुके। वो सांकेतिक भाषा में, सरकेज़म में सरकार की धज्जियां उड़ाते रहे। आखिरकार सरकार ने हार मानकर 1843 में अखबार को ही बंद करवा दिया। मार्क्स फिर से बेरोजगार हो गए, लेकिन मार्क्स डरे नहीं। उन्होंने अपने एक दोस्त को खत में लिखा, सरकार ने मुझे मेरी कलम वापस कर दी है। अब मैं जर्मनी छोड़कर जाऊंगा, एक ऐसी जगह जहां मैं आज़ादी से बोल सकूं। और वो जगह थी पेरिस। अक्टूबर 1843, कार्ल मार्क्स और उनकी नई नवेली दुल्हन जेनी जर्मनी छोड़कर फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए रवाना हुए। मार्क्स की जेब खाली थी, भविष्य धुंधला था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि पेरिस में उनकी तकदीर उनका इंतजार कर रही है। पेरिस जो उस वक्त दुनिया की क्रांतियों का दिल था। और इसी पेरिस के एक कैफे में कुछ महीनों बाद मार्क्स की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जिसके बिना मार्क्स मार्क्स नहीं बनते। एक ऐसा दोस्त जो अपना नाम मिटाकर मार्क्स का नाम इतिहास में लिख देगा। वो शख्स फ्रेडरिक एंगल्स। लेकिन क्या पेरिस में मार्क्स को सुकून मिला? कैसे गरीबी ने उनके परिवार को तोड़ना शुरू किया? और कैसे लिखी गई वो लाल किताब जिसने दुनिया में आग लगा दी? यह सब जानेंगे हम इस सीरीज के पार्ट 2 में। दोस्तों, कार्ल मार्क्स की कहानी अभी तो बस शुरू हुई है। असली संघर्ष, असली दर्द और असली क्रांति तो अब आने वाली है। पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि इतिहास का यह विलन या हीरो, जो भी आप माने, असल में कैसा था। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डिस्कवर विद निखिल को देखते रहें। धन्यवाद।